भूतपूर्व मतलब कुछ ऐसा था कि हम मोदी जी के कभी फ़ैन हुआ करते थे, लेकिन अब हम मोदी जी के खिलाफ हैं, तो अब हम खुद को भूतपूर्व मोदी भक्त कह सकते हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट सचिन कुंडू बहुत भारी अंतर से, बहुत भारी वोटों से जीतने जा रहे हैं इस बार। भाजपा के परखच्चे उड़ने वाले हैं और भाजपा बुरी तरीके से हारने जा रही है पानीपत में। अब की बार 75-85 पार इसी बीजेपी का नारा इसी हरियाणा में था, चुप हो गई, ऐसे बिल्ली की तरह, भीगी बिल्ली की तरह बटुर के बैठ गई है बीजेपी। हरियाणा में इस बार किसान, नौजवान, मजदूर, पहलवान और संविधान, ये 5 जातियां चल रही हैं। भाजपा ने कहा नहीं भाई, वो हारी हुई सीट है, वहाँ से तुम लड़ो, शायद हम वहाँ से जीत करके एक सीट गेन कर लें, करनाल हमारी सुरक्षित सीट है। अब साल दूसरा है, अब समय दूसरा है, अब वक्त दूसरा है। एक औरा होता था, ऐसा चलती थी तो लगता था कि साक्षात देवता प्रभु आ गए हैं, ज़मीन पर उतर आए हैं। तो ब्रांड मोदी हरियाणा में ख़त्म हो चुका है और हरियाणा की जनता, हरियाणा की पब्लिक 60+ कांग्रेस को ला करके ये दिखाएगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा का चुनावी माहौल आप लगातार देख रहे हैं। हरियाणा की अगर रण की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा में लगातार अगर भाजपा की बात की जाए तो हर समय हर पल यही चाह रही है कि तीसरी बार सरकार बना ली जाए। वहीं अगर बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस का इस समय पब्लिक जिस तरीके से बता रही है तो एक तरीके से लहर माना जा रहा है। लेकिन अगर बीते समय अगर चले जाएं, जो लोकसभा चुनाव हुआ है तो उत्तर प्रदेश का जो रिज़ल्ट रहा है वो काफ़ी चौंका देने वाला था। किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि क्या होगा। बड़ी सीट अगर बात की जाए तो अयोध्या की, जिस पर पूरे देश भर की नज़र थी, माना जा रहा था कि भाजपा के झोली में जाने वाला है। लेकिन अंतिम दौर में आपने देखा किस तरीके से वो इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाता है और पूरी बाजी पलट जाती है। ऐसा ही एक चुनाव अगर बात की जाए हरियाणा के पानीपत में लगातार देखने को मिल रहा है। कभी 20 दिन पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर पब्लिक से बात की तो पब्लिक बताती रही कहीं ना कहीं भाजपा का माहौल है। फिर उसके बाद अगर 3 से 4 दिन बीतते हैं तो वो कांग्रेस का माहौल में आ जाता है। फिर भाजपा का वोट काट रहे हैं एक थर्ड फ्रंट के प्रत्याशी जो कि निर्दलीय हैं, जिनका नाम विजय जैन है। इस तरीके की चर्चाएँ होती है। तो क्या कुछ माहौल है पानीपत पे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात अगर करी जाए तो अभी राहुल गांधी को लेकर के भी एक चर्चा पूरे देश भर में है। राहुल गांधी के लिए लगभग 11 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया है। तो ये सब जो गतिविधियां जो लगातार चल रही हैं, चुनाव में हरियाणा के कितना इम्पैक्ट डाल रहे, इस पर चर्चा होगी। हरियाणा के बगल में ही दिल्ली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी का अचानक से मुख्यमंत्री तक के बदल जाता है। तो दिल्ली से लेकर के पंजाब तक की अगर बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, बीच में हरियाणा होता है। तो तमाम सारी राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं उस पर हमारी चर्चा होती है। हमारे साथ में इस समय इन सभी चर्चाओं पे बात करने के लिए विकास अग्रहरी जी हैं। और विकास अग्रहरी को अगर बात की जाए तो इनके बारे में अगर कहेंगे तो आपने अमेठी का चुनाव देखा होगा। अमेठी में जिस समय स्मृति ईरानी और किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा हुई है तो विकास अग्रहरी जी की हुई है। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के काफ़ी करीबी रहे हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर स्वयं बता रही है कि विकास अग्रहरी जी स्मृति ईरानी से कैसी चर्चाएं रहती होंगी और क्या कुछ रहा होगा, ये तस्वीर बता रही है। और उसके बाद ये भी भूतपूर्व हैं, इन्हीं से जानेंगे कि भूतपूर्व, आपके नाम के पीछे भूतपूर्व क्यों लिखा जाता है और क्या है भूतपूर्व का। वो तो मैं कई बार डिस्क्लोज कर चुका हूँ। भूतपूर्व मतलब कुछ ऐसा था कि हम मोदी जी के कभी फ़ैन हुआ करते थे, लेकिन अब हम मोदी जी के खिलाफ हैं, तो अब हम खुद को भूतपूर्व मोदी भक्त कह सकते हैं। भूतपूर्व मोदी भक्त जी। अच्छा, यहाँ पर भी चुनाव है, यहाँ पर भी पानीपत में एक बड़ा माहौल क्रिएट किया जा रहा है भाजपा को लेकर के। फिर उसके बाद अचानक से विजय जैन मैदान में उतर आते हैं, कांग्रेस की चर्चा होने लगती है। बड़ा विजय जैन कभी पता चलता है कांग्रेस का वोट काट रहे, कभी भाजपा का वोट काट रहे। बड़ा फ्लक्चुएसन चल रहा है यहाँ पर। ये वैसे ही चुनाव है जैसे अयोध्या में हुआ है और अमेठी में हुआ है।
देखिए, आपने अयोध्या का रिजल्ट देखा, आपने अमेठी का रिजल्ट देखा, और आप अब पानीपत का जो तृतीय युद्ध चलने जा रहा है, तृतीय युद्ध होने जा रहा है, यहाँ का कैंडिडेट तीसरी बार का महिपाल ढांडा और यहाँ की सरकार तीसरी बार की सैनी और भाजपा की सरकार। जैसे आवाम ने, पब्लिक ने अमेठी और अयोध्या हराया है इनको, वैसे ही इस बार पानीपत में बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट सचिन कुंडू बहुत भारी अंतर से, बहुत भारी वोटों से जीतने जा रहे हैं इस बार। डेफिनेटली ये तय है। और जैसे आपने कहा एक तीसरा नाम विजय जैन, तो विजय जैन को तो यहाँ के लोग वोट कटवा के तौर पे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विनिंग नंबर जैसा पिछली बार यहाँ पे 65,000 पे जीत हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो 65,000 का नंबर विजय जैन लाते हुए नहीं दिख रहे हैं निर्दलीय, एज ए निर्दलीय कैंडिडेट। और जैसे पिछली बार था, जेजेपी को यहाँ पे 45,000 वोट मिला था, एक पुष्ट जाटों का वोट जेजेपी को गया था। लेकिन इस बार का जो सिनारियो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। इस बार सारे वोट कांग्रेस को आ रहे हैं। इस बार जो दलितों के वोट हैं, किसानों के वोट हैं, पिछड़ों के वोट हैं, वो कांग्रेस को मिल रहे हैं। कांग्रेस के युवा कैंडिडेट सचिन कुंडू से यहाँ का नौजवान काफ़ी प्रभावित है। अच्छा, एक सवाल करेंगे, आपको इतनी कठिन सीट क्यों दी जाती है? अभी वहाँ पर अगर बात की जाए अमेठी की, तो वहाँ किशोरी लाल शर्मा उतरते हैं, जिनको बात किया जाता सिर्फ एक मामूली से कार्यकर्ता ही तो थे, और यहाँ पर भी चौथे नंबर की पार्टी को आपने सेलेक्ट किया है कांग्रेस, और ये वो भी सीट यहाँ की पानीपत, जहाँ पर 2 बार लगातार भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। ऐसी सीटें क्यों सेलेक्ट करते हैं जो काफ़ी टफ हो? देखिए, टफ फाइट रहती है तभी तो मज़ा आता है। टफ फाइट रहती है तभी तो मज़ा आता है ना। स्मृति ईरानी केंद्रीय कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री थी और बड़ा उनका ऑरा था, और हमने उनको 1,67,000 वोटों से सबसे भारी अंतर से हराया। मंत्रियों में जो भाजपा के मंत्री जितने थे, हमने उनको सबसे भारी अंतर से हराया। तो वैसे ही हम लोग इस बार यहाँ सचिन कुंडू के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और पूरी तरीके से वो प्लान अपना फुल प्रूफ तरीके से हम ग्राउंड पे लेकर के आ रहे हैं। और जो भी हमारी प्लानिंग है, भाजपा के परखच्चे उड़ने वाले हैं, और भाजपा बुरी तरीके से हारने जा रही है पानीपत में। पानीपत की तो बात आपने करी, पानीपत में तृतीय, आपने कहा तीसरी एक फाइट है जो भाजपा जो लड़ रही है उसको हराने की बात आप कर रहे हैं। लेकिन अमेठी की अगर चर्चा की जाए तो अमेठी में भी काफ़ी बड़ा भीतर घात वहाँ पर हुआ स्मृति ईरानी के साथ। ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, देखिए, मैं भीतर घात उसको नहीं कहूँगा ना। आप किसी को सम्मान दोगे तभी ना सम्मान पाओगे। आपने तो देखा जिंदगी में आपने किसी को सम्मान दिया ही नहीं है। आपने तो सबका मिसयूज किया, आपने सबका दुरुपयोग किया, आपने सबका इस्तेमाल किया। तो इस्तेमाल और देश की जनता नहीं होती है। वो तो अमेठी की बहुत क्रांतिकारी जनता थी जिसने अपने मुकुट से हीरा निकाल करके आपको दे दिया था। राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने हराया था, उसने बहुत बड़ी गलती की और उसने सब कुछ आपको सौंप दिया। तो अब अमेठी से भी स्मृति ईरानी गायब हो चुकी है। 5 वो चुनाव और ये चुनाव दोनों में फ़र्क क्या है? भले लोकसभा का चुनाव था, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। पूरे देश भर की जनता वहाँ पे अगर बात की जाए अमेठी और रायबरेली में देख रही थी, और जबकि रायबरेली में नज़र नहीं थी, वायनाड पे नज़र नहीं थी, नज़र थी अमेठी पर। अमेठी में आपने बहुत बड़ा एक तरीके समझ लिए दाहिने हाथ का काम किया किशोरी लाल शर्मा के साथ। देखिए, मैं आपको बताऊं, अमेठी का जो चुनाव था, बेसिकली देखा जाए 2024 में, तब देश में वो माहौल नहीं था। तब लोगों को लगता था मोदी को हराया नहीं जाता। ब्रांड मोदी, इतना हाइप मीडिया का इतना क्रिएशन था, इतना ऊपर मीडिया ने उसको रख दिया था कि लगता ही नहीं था कि ब्रांड मोदी हार सकता है, मोदी को कोई हराने के बारे में सोच सकता है। और वो भी सीना ठोक के अब की बार 400 पार का नारा बुलंद करते थे। और मैं अभी इस पर एक चीज़ और जोड़ूंगा। हर बार, पिछली बार इनका नारा था ना, अब की बार 75-85 पार, अब की बार 75-85 पार, इसी बीजेपी का नारा इसी हरियाणा में था। चुप हो गई, ऐसे बिल्ली की तरह, भीगी बिल्ली की तरह बटुर के बैठ गई है बीजेपी। कुछ नहीं निकल रहा है उसके मुंह। अब की बार क्या पार, कितना पार, कुछ भी नहीं निकल रहा है। बस अब की बार कह रहे हैं कि बस किसी तरीके से तीसरी बार। ठीक है, तो वो खुद उनका मोरल डाउन हो गया है। और रह गई बात अमेठी के चुनाव में और पानीपत के चुनाव में, तो अमेठी के और पानीपत के चुनाव में ये अंतर है कि अमेठी के टाइम पे ब्रांड मोदी एकदम हाइप पे था और लोगों को लगता नहीं था कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। और हरियाणा में तो चूंकि हरियाणा की जनता ने लोकसभा में भी 5 सीटें कांग्रेस को दे दी हैं, तो जनता बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है। जनता इस बार कांग्रेस के लिए हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, और जनता पूरी तरीके से बीजेपी को हराने के मूड में है। क्योंकि हरियाणा तो वैसे देखा जाए 36 कौम 36 बिरादरी का राज्य रहा है कहा जाता है, लेकिन बेसिकली हरियाणा में इस बार किसान, नौजवान, मजदूर, पहलवान और संविधान, ये 5 जातियां चल रही हैं। आवाम ने खुद को इन 5 जातियों में ढाल लिया है, और जवान
अपने अग्निवीर के मुद्दे को, नौजवान अपने रोज़गार के मुद्दे को, किसान अपने एमएसपी को, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, उनको 100 रुपये लेकर के बैठने वाला कहा गया। वो जंतर मंतर पर जिस तरह विनेश फोगाट को घसीटा जाता है, उनको तो पहलवान भी, खिलाड़ी भी सब अपने मुद्दे को लेकर के हैं। और महंगाई तो बेरोजगारी चरम पे है ही है, वो तो आप देख ही रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इंतज़ार जरूर कर रहे होंगे, विनेश फोगाट का नाम लिया तो ब्रजभूषण शरण सिंह आ जाए मैदान में, स्मृति ईरानी यहाँ पर मैदान में आ जाए। मुस्कुराहट आपकी बहुत बता रही है कि इन लोग को आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली इन लोग को आना चाहिए। और स्मृति ईरानी ने तो ब्रजभूषण को अमेठी में बुला करके भी एक कार्यक्रम कराया था। हाँ। लेकिन उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ। तो हम तो दिली ख्वाहिश है ना हमारी कि स्मृति ईरानी भी प्रचार करने हरियाणा में आए। हम लोग तो अमेठी से आ गए ना, अमेठी से हरियाणा में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने आ गए। स्मृति ईरानी का हरियाणा के चुनाव में कोई अता पता नहीं है, उनको भी आना चाहिए, उनको भी अपनी टीआरपी देख लेनी चाहिए, उनको भी ये लग जाना चाहिए कि हरियाणा की आवाम उनको कितना सुनना चाहती है, कितना देखना चाहती है और उनकी बातों पर कितना अमल करती है। तो स्मृति ईरानी को भी अपनी कैपेबिलिटी का एक बार अंदाज़ा हो जाएगा। और ब्रजभूषण सिंह को इसलिए लेकर के आना चाहिए क्योंकि वो भाजपा का 4-5 बार के सांसद रह चुके हैं, बड़ा औरा है, खिलाड़ियों का गढ़ है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो एक बार उनको भी हरियाणा आना चाहिए। कौन कौन से सीट पर आप बुलाना चाहते हैं? मैं तो स्पेशली कहूँगा कि पहले तो लाडवा की सीट बचाएं आकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके वहाँ से लड़ रहे हैं, नायब सिंह सैनी। और वहाँ की आवाम कह रही है कि 4.5 सांसद रहे और एक बार भी चेहरा नहीं दिखाया। तो पहले तो मुख्यमंत्री की सीट पे आए। वो तो अलग की बात हो गई ना, हम उनको कह दें यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, कहीं पे आ जाओ, लेकिन वो पहले अपने मुख्यमंत्री की सीट बताएं। क्योंकि मुख्यमंत्री तो खुद करनाल से लड़ना चाहते थे, नायब सिंह सैनी खुद करनाल से लड़ना चाहते थे। भाजपा ने कहा नहीं भाई, वो हारी हुई सीट है, वहाँ से तुम लड़ो, शायद हम वहाँ से जीत करके एक सीट गेन कर लें, करनाल हमारी सुरक्षित सीट है। तो भाजपा तो खुद नायब सिंह सैनी को हटाना चाहती है। तो भाजपा, आपने तो कह दिया ये बात, लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह या स्मृति ईरानी सीट पर आएंगे तो होगा क्या? यहाँ पर तो आम पब्लिक ब्रजभूषण शरण सिंह का जब नाम सुनती है तो उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्मृति ईरानी का नाम सुनती है तो एकदम अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वहाँ जब मैदान में उतरेंगे तो वो कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा। बिल्कुल, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना टीवी पे, बड़ा अभी तो बड़ा भद्दा बोला ब्रजभूषण ने। एक एबीपी का गोदी मीडिया का एक चैनल था और उस पर गए और वो बड़ा गद्दा बोला कि हाथ पकड़ा और ऐसे वैसे अभद्र टिप्पणियाँ की एक बेटी के लिए, हरियाणा की बेटी के लिए, जैसा उन्होंने गलत बोला। तो हरियाणा की जनता ये देख रही है, हरियाणा की जनता कह रही है भाई दूर दूर से ना अठे तन्ने देखना चाहे हम करीब से, तो कितना बड़ा सरपंच होवे, कितना बड़ा चौधरी होवे। तो हरियाणा की जनता तो चाह रही है कि आ जाएं और मोदी जी के मंच पे आ जाएं, और अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं, आपने मोदी जी का भी नाम ले लिया। ये विधानसभा चुनाव है, भूपेंद्र हुड्डा एक तरफ फेस है या दीपेंद्र हुड्डा यही फेस माना जा रहा है पब्लिक के बीच में, और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी है, खट्टर है। लेकिन इस बीच में अमित शाह का आना, प्रधानमंत्री का आना, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि एक चेहरा जो भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा है यहाँ पर, वो आगे आने वाले समय में, क्योंकि आप कांग्रेस से भी जुड़े हैं, आगे आने वाले समय में क्या देखते हैं कि जहाँ से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ना चाहिए वहाँ से इनको भी लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। और मतलब इतना बड़ा फेस हो गए हैं कि प्रधानमंत्री को इनके लिए आना पड़ा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हुड्डा साहब और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, 23 विधानसभा की रैली की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आप उस पर टीवी पे या कोई विजुअल पे आपको वहाँ की पब्लिक की आवाम दिख जाए, 10,000 लोग नहीं इकट्ठा हुए थे। 23 विधानसभा का वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा किया था। नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड वैल्यू हुआ करता था, गोदी मीडिया का दिखाया हुआ जो गुब्बारा था, वो हरियाणा ने एकदम ऐसे टप से सुई डाली और छेद करके फोड़ दिया। तो ब्रांड मोदी हरियाणा में ख़त्म हो चुका है, और हरियाणा की जनता, हरियाणा की पब्लिक 60+ कांग्रेस को ला करके ये दिखाएगी। एक और सवाल लेते हैं, स्मृति ईरानी के काफ़ी करीबी भी रहे हैं, इसलिए भी स्मृति ईरानी को एक बड़ा प्रभार दिल्ली में दिया गया है, सुन तो लिए ही होंगे तमाम न्यूज़ चैनल्स पे। तो अब अतीशी और उनके सामने यहाँ पर स्मृति ईरानी, क्या लगता है? लगता कुछ नहीं है, आतिशी जी का अपना काम है। अभी वो चीफ मिनिस्टर हैं, 6 महीने आती हैं, अभी देखते हैं हरियाणा की दिल्ली की जनता उनको देखेगी। रह गई स्मृति जी की बात, तो स्मृति जी मेहनत करें। अभी चुनाव हरियाणा में चूँकि 6, 7, 8 महीने हैं, और हम भी अभी यहाँ पे हैं हरियाणा में,
और यहाँ से इसके बाद हम लोग महाराष्ट्र का चुनाव देखेंगे, उसके बाद दिल्ली आते हैं। स्मृति जी से मुकाबला दिल्ली में भी हुआ। ईरानी का एक कद ये था, उसके बाद जो अभी जो प्रभार दिया गया है, एक बड़ा डिफरेंस भाजपा ये करती क्या है, ये कैसे कर लेती है। और स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता, जो ब्रांड स्मृति ईरानी एक तरीके से कहा जाता है, वो इस तरीके के काम ले लेती हैं। अमेठी से आप भी रहे हैं, स्मृति ईरानी के करीबी भी रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है आपको ये सब सुनने में कि हमारी जो भूतपूर्व नेता उनके साथ इस तरीके के भाजपा कर रही है? कहीं ना कहीं बुरा तो लगता हो। ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा है। जो कभी बहुत दहाड़ते थे संसद भवन में बैठ के, जो चिघाड़ते थे, जिनकी आवाज़ें देख देख करके लोग, छोटे बच्चे डर जाया करते थे। अब साल दूसरा है, अब समय दूसरा है, अब वक्त दूसरा है। एक औरा होता था, ऐसा चलती थी तो लगता था कि साक्षात देवता प्रभु आ गए हैं, ज़मीन पर उतर आए हैं। और एक अब औरा है, एक दौर है। लोगों को सीखना चाहिए, इंसान को इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। आप इतना मुस्कुरा के बोल देते हैं, स्मृति ईरानी से डर नहीं लगता आपको? नहीं, हमें तो डर गांधी विचारधारा के किसी भी व्यक्ति को जब एक बार विचारधारा में वो आ जाता है ना, तो डर लगना तो बंद हो जाता है। क्योंकि हमें तो याद है ना, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जाते हैं और वेस्टर्न चर्चिल के बुलावे पे वहाँ पे किंगडम जार से मिलने, और जब जाते हैं तो वहाँ पे बाकायदा एक ड्रेस कोड दे देते हैं और वो कहते हैं कि आपको सूट में आना है गांधी। तो गांधी जी साफ साफ कह देते हैं कि भैया ये हमसे ना हो पाएगा, हम गांधी हैं, हम धोती में हैं, हम धोती में ही जाएंगे। वो किंग जॉर्ज से मिलने धोती में चले जाते हैं, वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे जो दरबान होता है, गेट पे लोग होते हैं, सचिव वगैरह राजा के, वो कहते हैं अरे एक तो नंगा फ़कीर आ गया है राजा साहब आपसे मिलने, और ड्रेस कोड में भी नहीं है। तो राजा साहब कहते हैं यार चर्चिल, तुमने सही कहा था यार, अधनंगा फ़कीर, और आ गया अपनी हट लेकर के यहाँ पे भी। तो हम उन गांधी विचारधारा के लोग हैं कि डरना तो बंद कर दिया है। ड्रेस कोड है, नहीं मानेंगे। सरकार जितना भी जुल्म करना चाहे कर ले, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। तो ये हम लोगों के अंदर है, तो डरने का तो सवाल ही नहीं है। आपने गांधी जी का नाम ले लिया तो राहुल गांधी पर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में आप तमाम सैटेलाइट चैनल्स पर देख रहे होंगे, ऑन एयर है, 11 लाख रुपए की बात राहुल गांधी जी के लिए की गई है। हरियाणा का चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर के 11 लाख रुपए की बात चल रही है और डायरेक्ट टारगेट किया गया है सिंधिक गुट से। क्या कहेंगे? देखिए, जब गांधी की इस देश में हत्या होती है तो रामाधीर सिंह दिनकर राष्ट्रकवि जो थे, उनकी एक लाइन, वैसे तो कोई भी छुटभैया नेता आता है ऐसे ही कोट कर देता है सदन में, लेकिन रामाधीर सिंह जी ने, दिनकर जी ने ये लाइन, ये कविता कब कही थी उसको कोई नहीं बताता। एक छोटी सी लाइन उसकी होती है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका अपराध। ये लाइन तो कोई भी कोट कर देता है, लेकिन ये लाइन रामाधीर सिंह जी ने, दिनकर जी ने कब लिखी थी, राष्ट्रकवि थे वो कब लिखी थी, ये कोई नहीं बताता। मैं वहीं से कुछ शुरुआत करूँगा। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक्क को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल, बिचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, तिमुर पुत्र डकैतों के बच्चे, ठीक। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना, बलि देकर भी बलि, स्नेह का यह मृद वृत्त साधो रे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामाधीर सिंह जी दिनकर जी ने पहले ही इस देश को सचेत कर दिया था इन गोडसे के विचारधारा के वालों से, इन संघ के लोगों से। दिनकर जी तो पहले ही कह गए हैं, दिनकर जी तो पहले ही बता गए हैं कि इन जहरीली मानसिकता के लोगों से सावधान रहो। लेकिन अब चूंकि उसी मानसिकता के लोग हैं, तो वो आज, एक दौर था उन्होंने गांधी को एक गोली मारी, गांधी अमर हो गए। आज उन्हीं के वंशज, उन्हीं की विचारधारा के लोग राहुल गांधी की जान लेने की बात करते हैं, 11 लाख रुपए का इनाम देने की बात करते हैं, कोई आतंकवादी कह देता है। सोचिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को इस देश में आतंकवादी कहा जाता है और इस देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा हुआ है, क्योंकि वो जहर की फैक्ट्री का स्वयं जो है सबसे बड़ा निर्माता है। वो खुद जो है उसी फैक्ट्री से निकले हुए हैं। वो तो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा जहरीला बोलो उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा जहर बोना चाहो देश में आप बो। तो कोई 11 लाख का इनाम दे रहा है, कोई आतंकवादी कह रहा है इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को।
तो ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा की जो लड़ाई है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। और उनको इनाम घोषित करना है, उनको जो भी करना है वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम गांधीवादी लोग उनके सामने हमेशा आंखों में आग डाल करके एक चीज़ और, राहुल गांधी के बारे में जब ये सब कुछ कहा गया तो उनकी दादी और उनके पिता को भी इसमें कोट करके बोला गया कि जो हश्र उनका हुआ था वही हश्र इनका होगा। इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो क्या किसी पूर्व प्रधानमंत्री को जिसका कतरा देश के लिए न्यौछावर हो गया, उसके बारे में ऐसा बोला जा सकता है? समर शेष है अभी मनुज भच्छी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। आप सोचिए इस लाइन को, समर शेष है अभी मनुज भच्छी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। वही बात है ना कि गांधी की तो हत्या कर दी, राजीव की तो हत्या कर दी, इंदिरा की तो हत्या कर दी, अब राहुल पर फुंकार रहे हैं ये लोग, ये राहुल पर फुंकार रहे हैं। लेकिन ना गांधी हटे पीछे, ना इंदिरा हटी पीछे, ना राजीव हटे पीछे, देश पर कुर्बान हो गए। भाई जो हश्र है, जो हाथ में जितने दिन की लकीरें हैं, जो जितने दिन लेकर के आए वो रहेगा। लेकिन आपके सामने सच को अगर हम सच कहना बंद कर देंगे तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये सच को सच बोलेंगे, आपको जो करना है आप कर सकते हो, सरकार आपकी है, लोग आपके हैं, जहर आप बो ही रहे हो देश में। तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, तो मुझे और मैं एक चीज़ बताऊं, जिन लोगों ने ये बातें कही है ना, अगर वो राहुल गांधी जी के सामने आएंगे ना तो राहुल गांधी उनको गले लगाएंगे। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, उनको एक झटके में राहुल गांधी माफ़ कर देंगे। बड़ा इंटेलिजेंस आईबी का था कि आपको खतरा है, इंदिरा जी के लिए इनपुट दिया गया, आप ऐसे लोगों को अपने पास ना रखिए। लेकिन वो कुर्बान हो गई इस देश पर, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को इग्नोर नहीं किया। अपने लोगों पर जिसकी मानसिकता जैसी है वो करे, लेकिन हम आपके साथ नफरत नहीं कर सकते, हम आपके साथ बंटवारा नहीं कर सकते, हम आपको बांटने की राजनीति कर ही नहीं सकते। हमें कोई कुछ भी कह दे, इंदिरा से कोई कितना इंदिरा जी से भी नाराज़ था, लेकिन इंदिरा जी ने किसी को हटाया नहीं। आईबी के इनपुट थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने लोगों से डरना नहीं सीखा। उन्होंने नफरत की बात जो थी उस पर हमेशा पानी डालने का काम किया। तो विकास अग्रहरी जी को आप लगातार सुन रहे थे, एक लाइन जो सभी के दिल को छू जाएगी, हम सच को सच कहना नहीं बंद करेंगे, जो सच है वही बोलेंगे। ये पूरे इंटरव्यू में आपने सुना, हम लोगों ने हरियाणा की राजनीति से लेकर के दिल्ली की राजनीति तक बात की। अमेठी में क्या कुछ हुआ किसी से नहीं छिपा है, अयोध्या में क्या कुछ हुआ किसी से नहीं छिपा है। अभी पानीपत में मौजूदगी है, विकास अग्रहरी से बात हो रही थी तो पानीपत में है, चौथे नंबर पे पार्टी रही कांग्रेस की, और यहाँ पर इनकी मौजूदगी बताती है कि हलचल काफ़ी ज़बरदस्त है पानीपत सीट पे। अमेठी की सीट पर पूरे देश भर की नज़र थी, और हॉट सीट की अगर बात की जाए तो पानीपत इस समय हॉट सीट में से एक है, 90 सीटों में हरियाणा की। और क्या कुछ होने वाला है ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन नज़र सभी की है हरियाणा पर। और आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राहुल गांधी को लेकर के भी चर्चा होती है, राहुल गांधी के लिए लगभग 11 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, और उसको लेकर जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं विकास अग्रहरी जब बताते हैं कि सच को सच कहना नहीं बंद करेंगे, और उन लोगों ने जिन्होंने 11 लाख रुपए का इनाम भी रखा है उन लोग को भी गले लगा लेंगे, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है क्या कद होता है उस राजनेता का जिसको टारगेट भी किया जाए और वो कुछ कहे भी ना। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए ऐसे तमाम इंटरव्यूज़, तमाम पब्लिक रिव्यूज़ आपके बीच में लाऊंगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। और ये जो पूरी परिचर्चा थी, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके वक्तव्य क्या हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।